नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी आईपीएल की खुशियां बनी बेगुनाहों के लिए काल, बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी पर सियासत तेज, पैसा, इश्क और अकेलेपन में जासूस बन रहे भारतीय युवा। साथ ही अंत में आपसे एक खास मुद्दे पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने अयोध्या में मनाया अपना 53वां जन्मदिन, किया पौधारोपण। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी ने लगाया सिंदूर का पौधा, बताया नारी शक्ति का प्रतीक। सीएम योगी की मौजूदगी में राम दरबार की हुई प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर में विराजे राम भगवान। शर्मिष्ठा पनौली को मिली जमानत, कलकत्ता हाई कोर्ट ने देश छोड़ने पर लगाई रोक। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने की शादी, बीजेपी नेता पिनाकी मिश्रा संग विदेश में रचाया विवाह। बेंगलुरु में भगदड़ में डीसीपी नॉर्थ भी हुए घायल, स्टेडियम में ड्यूटी पर थे तैनात। यूपी एसटीएफ का लखनऊ में सीमेंट बनाने वाली अवैध फैक्ट्री पर छापा, 8 लोग किए गिरफ्तार। बेंगलुरु भगदड़ में आरसीबी का ऐलान, 11 मृतकों के परिवारजन को 10-10 लाख रुपए देने का वायदा। सर्राफा बाजार में सोने चांदी के भाव में तेजी, 1,02,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 443 अंक उछला, निफ्टी 24,750 के पार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खास खबर के बारे में। आईपीएल में 18 साल बाद मिली आरसीबी की पहली जीत के बाद बीते दिन बुधवार को बेंगलुरु में विजय जुलूस निकाला गया, लेकिन ये खुशियां भरा आयोजन मातम में बदल गया। जी हां, यहां बेकाबू ही भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसके कारण 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। भगदड़ में जान गंवाने वाले सभी लोग 35 साल से कम उम्र के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री समेत देश के तमाम नेताओं ने इस हादसे पर दुख जताया है। सीएम सिद्धारमैया ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारजन को 10 लाख रुपए मुआवजा और घायलों के मुफ्त इलाज का ऐलान किया है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं इस हादसे को लेकर राज्य सरकार सवालों के घेरे में भी आ गई है। बीजेपी ने तो सरकार से इस्तीफा भी मांग लिया है। आपको बता दें, बेंगलुरु का स्टेडियम हमेशा शोर, जुनून और क्रिकेट प्रेमियों की मुस्कुराहट से भरा रहने वाला ये मैदान मंगलवार को अचानक चीखों और सन्नाटे के बीच खो गया। भले ही क्रिकेट के मैदान में आरसीबी की जीत हुई हो, लेकिन उनके फैंस के लिए सिर्फ एक जीत का दिन नहीं था, बल्कि ये वो पल था जब खेल से प्यार करने वाले कुछ युवा जिंदगी के आगे हार गए थे। स्टेडियम के बाहर जो तस्वीरें सामने आईं वो कलेजा चीरने वाली थीं। महज 13 से 14 साल का नन्हा आरसीबी फैन भगदड़ के बाद एकदम अचेत अवस्था में दिखा। पुलिसकर्मी फैंस को जैसे तैसे भीड़ से निकाल कर ले जाती हुई नजर आई। बेंगलुरु के स्टेडियम से भगदड़ की ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने आईं जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती हैं। अब तक 11 आरसीबी फैंस की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ढेरों फैंस अभी भी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जंग लड़ रहे हैं। भले ही कर्नाटक सरकार की तरफ से इस घटना को लेकर फैंस से माफ़ी मांगी गई हो, लेकिन ये माफ़ी उन परिवारों के दुख को कम नहीं कर सकती जिन्होंने अपने लाल को खोया है। जिनके हाथों में पहले आरसीबी के पोस्टर थे, अब उन्हीं हाथों में किसी अपने की लाश थी। चेहरों पर मैच का जोश नहीं, बस एक ही सवाल था, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी नहीं थी। स्टेडियम के बाहर निकासी के लिए बनाए गए रास्ते जल्द ही भीड़ से भर गए। कई जगह पुलिस बल कम था और आयोजकों ने अंतिम समय में गेट खोलने में देरी कर दी, जिससे भगदड़ मच गई। इसी बीच अब सवाल उठ रहा है कि 40,000 की क्षमता वाले स्टेडियम में 3 लाख लोग कैसे पहुंच गए। प्रशासन ने किसकी अनुमति पर लोगों को स्टेडियम में एंट्री दी। भगदड़ के वक्त पुलिस प्रशासन कहां था। पहले से भारी भीड़ को लेकर व्यवस्था क्यों नहीं की गई। आयोजकों ने आयोजन को लेकर क्या इंतजाम किए थे।
ये कई सवाल हैं जिनका जवाब लोग मांग रहे हैं। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि हादसे को करीब 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी हादसे की जिम्मेदारी नहीं ली है और बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हालांकि कर्नाटक सरकार ने भगदड़ की न्यायिक जांच के आदेश जरूर दे दिए हैं, लेकिन वो भी भगदड़ की जिम्मेदारी लेने से भाग रही है। हादसे के बाद पीड़ित परिवार का गुस्सा फूट रहा है। इस घटना के बाद से ही कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देश भर में हाल के कुछ सालों में कई भगदड़ की घटनाएं हुई हैं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। आपको बता दें, 3 मई 2025 को गोवा में मची भगदड़ में 6 लोगों की मौत हुई। 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हुई। 29 जनवरी 2025 को महाकुंभ में मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई। 8 जनवरी 2025 को तिरुमला हिल्स में मची भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई। 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के थिएटर में मची भगदड़ में 1 महिला की मौत हुई। 2 जुलाई 2024 को हाथरस में मची भगदड़ में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। जाहिर है, मंदिरों, रेलवे स्टेशनों और महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में ये घटना अब आम सी हो चली है। भारी भीड़, खराब सुरक्षा व्यवस्था और अफवाहें इन भगदड़ों के मुख्य कारण हैं, लेकिन इसके बाद भी आज तक सरकार या प्रशासन ने इससे कोई सबक नहीं लिया। आज कोर्ट ने भी सरकार से पूछा कि मान लीजिए अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो आपके पास कोई ठोस इंतजाम है? क्या कोई गाड़ी है जो ऐसी घटना होने का तुरंत मिल सके? घायलों को किस अस्पताल में लिया जाएगा? ये सब एसओपी में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे में उम्मीद है कि इस त्रासदी से सबक लेते हुए भविष्य में ऐसे आयोजनों की बेहतर तैयारी की जाएगी, ताकि कोई और परिवार अपने अपनों को इस तरह न गंवाए, क्योंकि अब वक्त है जवाबदेही तय करने का और व्यवस्था में ठोस सुधार लाने का, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में 7 जून को बकरीद मनाई जाएगी, लेकिन उससे पहले भारत में कुछ जगहों पर बकरीद के त्यौहार पर कुर्बानी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। जी हां, बकरीद के दिन लाखों बेजुबानों की कुर्बानी को लेकर अभी से बयानों का बाजार गर्म है। बाबा बागेश्वर, मौलाना साजिद रशीद, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद में से किसी ने कुर्बानी को लेकर अपनी बातें रखी हैं, तो किसी ने चिंता जाहिर की है और किसी ने पलटवार किया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुर्बानी पर सवाल उठा दिया है और त्योहार या परंपरा के नाम पर किसी भी जानवर की हत्या को हिंसा बताते हुए इसे बंद करने की वकालत की है। मौका भले ही बकरीद का हो, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने जीव हत्या का विरोध हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय से किया है। उनका कहना है कि वो कुर्बानी और बलि दोनों के विरोध में है। हालांकि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और AIMIM अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीद ने बाबा बागेश्वर पर पलटवार करते हुए कहा कि बकरीद पर कुर्बानी मुसलमानों की परंपरा है। उन्होंने बाबा बागेश्वर को मंदिरों में दी जाने वाली बलि की याद दिलाते हुए कुर्बानी का विरोध बंद करने को कहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो बकरीद को लेकर देश में कुर्बानी पर घमासान मचा है, तो वहीं बकरीद को लेकर उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने चेतावनी दी है कि बकरीद पर प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं होगी। तयशुदा स्थानों पर ही कुर्बानी की अनुमति होगी। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अवैध बूचड़खानों और खुले में मांस बिक्री पर रोक रहेगी। अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी विवाद की स्थिति में तहरीर का इंतजार न करें, बल्कि तुरंत कार्रवाई करें ताकि हालात बिगड़ ना पाएं। यानी कि सीएम योगी बकरीद को लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में है। वहीं इसी बीच इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी बकरीद को लेकर अपनी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कुर्बानी सार्वजनिक स्थानों पर ना करें। कुर्बानी के दौरान साफ सफाई का खास ध्यान रखें। जानवरों का खून नालियों में ना बहें।
उसे मिट्टी में दबा दें। कुर्बानी करते समय दूसरों के धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें। कुर्बानी के मांस का 1/3 हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों को दें। सोशल मीडिया पर कुर्बानी की तस्वीर या वीडियो शेयर ना करें। जानवरों की खरीद बिक्री और कुर्बानी की प्रक्रिया कानूनी दायरे में करें। प्रशासन और नगर निगम के निर्देशों का पालन करें। वहीं गाजियाबाद के लौनी इलाके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर ने तो इको फ्रेंडली या ग्रीन बकरीद मनाने की अपील की है और इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को एक लेटर भी लिखा है। उन्होंने मुस्लिम समाज से भी अपील करते हुए कहा कि इस बार इको फ्रेंडली ईद मनाएं और केक का बकरा काट कर कुर्बानी की रस्म निभाएं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने तो बकरी के जगह केक काटने का इरादा कह डाला या यूं कहें नसीहत दे डाली। दूसरी तरफ बकरीद से पहले महाराष्ट्र में वर्चुअल बकरीद का मुकदमा तूल पकड़ रहा है। वहां भी बकरीद को वर्चुअल तरीके से मनाने की अपील की जा रही है। आपको बता दें, जहां भारत जैसे देश में जहां सबसे ज्यादा हिंदू आबादी रहती है, वहां बकरीद पर पशुओं की बलि देने पर बहस चल रही है। ऐसे वक्त में 99% मुस्लिम आबादी वाले देश मोरक्को ने कुर्बानी को लेकर ऐसा फैसला किया है जिसने कई लोगों को ये कहने का मौका दे दिया है कि बकरीद बिना जानवरों का खून बहाए भी मनाई जा सकती है। दरअसल मोरक्को के किंग ने बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी है, जो काफी सराहनीय काम है। खैर, इसी के साथ बढ़ेंगे खबरें अब तक में अगली खबर की तरफ। जासूसी की दुनिया का रोमांच अब केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये असल जिंदगी में भी हो रहा है। जी हां, हाल ही में भारत में 2 नहीं बल्कि 12 जासूसों को पकड़ा गया है, जो नमक तो भारत का खाते थे लेकिन गुलामी पाकिस्तान की करते थे। आपको बता दें, हाल ही में भारत ने एक सनसनीखेज कार्रवाई में 3 राज्यों हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से 11 पाकिस्तानी जासूसों को धर दबोचा है। ये सब 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद शुरू हुआ, जब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जासूसी के एक खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश किया। इन जासूसों में ज्यादातर यूट्यूबर शामिल हैं। साथ ही सुरक्षा गार्ड का नाम भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया, हनी ट्रैप और पैसे के लालच में फंसकर देश की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को लीक कर रहे थे और अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। भारत और पाकिस्तान में एक दूसरे देश को एजेंट रहते हैं, या यूं कहें भारत के एजेंट पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के एजेंट भारत में रहते हैं। भारत में पाकिस्तान के कई एजेंट पकड़े गए हैं जो भारत से पाकिस्तान में जानकारी भेजा करते थे। इस कार्रवाई ने न केवल जासूसी के नए नए तरीकों को उजागर किया है, बल्कि ये भी दिखाया है कि कैसे सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल खतरनाक मंसूबों के लिए भी हो सकता है। हरियाणा के हिसार की ज्योति मल्होत्रा जैसी ट्रेवलिंग ब्लॉगर ने पंजाब के युवाओं तक ये जासूसी, हनी ट्रैपिंग, मैसेजिंग ऐप्स और व्यक्तिगत यात्राओं के जाल में फंसाए गए। खास बात यह है कि ये जासूसी नेटवर्क विशेष रूप से 20 से 30 आयु वर्ग के युवाओं को निशाना बनाता था, जो सोशल मीडिया पर सक्रिय थे। इनमें से कई लोग अनजाने में जाल में फंस गए, जबकि कुछ को पैसे और अन्य प्रलोभनों से लालच दिया गया। जैसे ज्योति मल्होत्रा को कथित तौर पर एक फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल के जरिए हनी ट्रैपिंग में फंसाया गया, जिसके बाद वह संवेदनशील जानकारी साझा करने लगी। इसी तरह पंजाब से गिरफ्तार 6 लोगों का समूह स्थानीय स्थान पर छोटे मोटे काम करता था, लेकिन उन्हें सीमा पार से मिलने वाले निर्देशों के आधार पर सैन्य ठिकानों की तस्वीरें और जानकारी भेजने के लिए प्रेरित किया करता था। बता दें, सबसे पहली गिरफ्तारी पंजाब में 3 मई को हुई थी, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से भी 4 दिन पहले। पंजाब पुलिस के मुताबिक 3 मई को अमृतसर में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने दावा किया था कि शुरुआती जांच में सामने आया कि इन दोनों के पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से संबंध थे। इसके बाद 16 मई को हरियाणा के हिसार में रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया। वहीं अगर ये जानने की कोशिश की जाए आखिर हर साल पाकिस्तान के कितने जासूस भारत में पकड़े जाते हैं और पाकिस्तानी जासूस अपनी पहचान छुपा कर आके किस तरह यहाँ रहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं।
भारत में हर साल औसतन 10 से 12 जासूस पकड़े जाते हैं। 2013 से 2016 के बीच 46 पाकिस्तानी एजेंट्स गिरफ्तार हुए। 2016 से 2024 तक कई लोग गिरफ्तार हुए। वहीं आपको यह भी बता दें कि पकड़े गए ये जासूस कौन थे। 1 फरवरी 2016 को पकड़े गए 4 जासूस पोस्टल डिपार्टमेंट के कर्मी थे। 28 दिसंबर 2015 को पकड़ा गया जासूस एयरफोर्स में एयरमैन था। 27 दिसंबर 2015 को पकड़ा गया जासूस एक्स आर्मी मैन था। 6 दिसंबर 2015 को पकड़ा गया जासूस भारतीय सेना में राइफलमैन था। 4 दिसंबर 2015 को पकड़ा गया जासूस रिटायर आर्मी हवलदार था। फरवरी 2024 में पकड़ा गया जासूस मजदूर था। हैरान करने वाली बात यह है कि इस तरह लोगों पर जासूस के आरोप लगाना नई बात नहीं, लेकिन क्या एक छात्र, एक दिहाड़ी मजदूर, एक यूट्यूबर जैसे लोग भी जासूस हो सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। वहीं भारत में जासूसी एक गंभीर अपराध माना जाता है, जिसके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी देने पर उसे 14 साल तक की सजा, विदेशी एजेंटों के साथ संपर्क करने पर 2 साल तक की सजा, गोपनीय जानकारी लीक करने पर 3 साल तक की सजा, कम गंभीर जासूस गतिविधियों के लिए 3 साल की सजा या जुर्माना, भारत की प्रभुत्वता खतरे में डालने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास, सैन्य जानकारी साझा करने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास। जाहिर है, भारत में जासूसी की बढ़ती घटनाएं केवल सुरक्षा एजेंसियों के लिए ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। जब आम लोग, चाहे वो छात्र हों, व्यापारी हों या सुरक्षा गार्ड, जासूसी जैसे अपराध में शामिल हो जाते हैं, तो ये साफ संकेत है कि सुरक्षा केवल सीमाओं की नहीं, बल्कि समाज और मानसिकता की भी की जानी चाहिए। इसीलिए राष्ट्रहित में हर नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह सतर्क रहे, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दे और किसी भी प्रलोभन या दबाव में आकर देशद्रोह जैसा कदम न उठाए। सरकार को भी चाहिए कि वह न केवल सख्त कानून बनाए, बल्कि लोगों को शिक्षित करे कि देश की सुरक्षा में उनकी अहम भूमिका है। याद रखें, एक जासूस की गलती से पूरे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बोतल बंद पानी को आप ब्रांड समझकर आंख बंद करके पीते हैं, वो असल में नकली हो सकता है? जी हां, आपकी थोड़ी सी लापरवाही के चलते आपको नकली ब्रांड की बोतल दी जा सकती है। कुछ ऐसा ही फर्जीवाड़ा ग्रेटर नोएडा से सामने आ रहा है। यहां बिना लाइसेंस के चल रही 2 फैक्ट्रियों में बिसलरी जैसे दिखने वाली बोतलों में पानी भरकर उन्हें बिसलरी और ब्लेसरी के नाम से पैक कर बाजार में बेचा जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूरे फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है। विभाग ने ग्रेटर नोएडा की 2 अवैध फैक्ट्रियों पर छापा मारकर करीब 13,000 से ज्यादा नकली बोतलें बरामद की हैं। दोनों प्लांट्स बिना किसी लाइसेंस और सुरक्षा मानकों के चलाए जा रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि ये लोग अक्सर खरीदते समय सिर्फ बोतल का रंग और डिजाइन देखते हैं। ऐसे में जब नकली बोतल बिसलेरी जैसी दिखे तो धोखा हो जाना लाजमी है। फैक्ट्रियों में तैयार ये नकली बोतलें दिल्ली एनसीआर के छोटे दुकानदारों और बाजारों में सप्लाई की जाती थी। खासकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में, बस स्टैंड, चाय नाश्ते की दुकानों पर इन्हें रखा जाता था, क्योंकि ऐसी जगह पर लोग आमतौर पर ब्रांड का नाम ध्यान से नहीं पढ़ते, बस बोतल की शक्ल देखकर खरीद लेते हैं। इसी का फायदा उठाकर ये प्लांट्स बड़ी संख्या में नकली पानी बेचने में जुटे थे और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, क्योंकि इस तरह के नकली पानी में ना तो सफाई होती है और ना ही स्वास्थ्य मानकों का कोई ख्याल रखा जाता है। ऐसे पानी को पीने से लोगों के पेट से जुड़ी बीमारियां, संक्रमण, उल्टी, दस्त और गंभीर स्थिति में किडनी व लीवर की समस्या तक हो सकती है, जो आगे चलकर आपकी मौत का भी कारण बन सकती है। ऐसे में हमारी आप सभी दर्शकों से अपील है कि बोतल का नाम ध्यान से पढ़ें, सिर्फ पैकेजिंग या कलर देखकर पानी ना खरीदें। QR कोड या BIS मार्क जरूर जांचें और संदिग्ध बोतल मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग या
हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं, खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी सुरक्षित करें। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।